आज हम मुअम्मर गद्दाफी के जीवन और उनके शासन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। लिबिया के वो नेता जिनकी कहानी में आप देखिए बहुत ड्रामा, बहुत उतार चढ़ाव रहे। हमारे पास एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट है, काफी विस्तृत है, जो उनके पूरे सफर को एक तरह से बयान करती है। हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के आधार पर हम गद्दाफी के व्यक्तित्व, उनकी जो नीतियां थीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी क्या भूमिका रही और आखिर में मतलब उनका पतन क्यों और कैसे हुआ, उसके पीछे की मुख्य वजहों को थोड़ा समझें। तो फिर शुरुआत उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि गद्दाफी का बचपन काफी गरीबी में गुजरा और वो उमर मुख्तार की कहानियों से बहुत प्रेरित थे, ऐसा जिक्र है। हाँ, और उस समय लीबिया कहने को तो आज़ाद था, पर असलियत ये थी कि तेल मिलने के बाद भी जो नियंत्रण था, वो विदेशियों के ही हाथ में था। इसी माहौल में है ना। जी, और इसी असंतोष के बीच आप सोचिए सिर्फ 27 साल की उम्र में, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, गद्दाफी ने 1969 में वो किया जिसे रक्तहीन तख्ता पलट कहते हैं। मतलब बिना खून खराबी के सत्ता पलट दी। राजा को हटा दिया। हाँ, राजा को हटाया, खुद सेना प्रमुख बन गए और आते ही सबसे पहले अमेरिकी और ब्रिटिश फौजी अड्डे हटवाए। और सबसे बड़ा कदम शायद लीबिया के तेल का राष्ट्रीयकरण, मतलब सारा कंट्रोल विदेशी कंपनियों से लेकर लीबियाई सरकार के हाथ में। अच्छा, और सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस तेल के पैसे का इस्तेमाल भी खूब किया। लोक लुभावन योजनाएं जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो आम जनता को लुभाने वाली। बिल्कुल, जैसे मुफ्त घर देना, कार खरीदने में सरकारी मदद, यहाँ तक कि शादी के लिए भी अच्छा खासा अनुदान। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने वो विवादास्पद फिल्म द मैसेज को भी फंड किया था। हाँ, जबकि कई मुस्लिम देश उसके खिलाफ थे उस समय। ये भी एक अजीब फैसला था उनका। विदेश नीति की बात करें तो शुरुआत में तो पाकिस्तान के बड़े समर्थक रहे। लेकिन बाद में जियाउल हक के आने के बाद समीकरण बदले और भारत से दोस्ती बढ़ाई और अमेरिका से तो सीधी टक्कर ली उन्होंने, खासकर 1973 के तेल प्रतिबंध के दौरान, जब सऊदी शाह फैसल के साथ मिलकर पश्चिमी देशों को तेल देना बंद कर दिया था। वो एक बड़ा मोड़ था, है ना, वैश्विक राजनीति में। बहुत बड़ा, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था एक तरह से। लेकिन अमेरिका से ये टकराव फिर मतलब बढ़ता ही चला गया। हाँ, वो लंदन वाली घटना हुई, लीबिया दूतावास से गोलीबारी, फिर बर्लिन में डिस्कोथेक पर हमला जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए। और इसके बाद तो राष्ट्रपति रेगन ने उन्हें वो उपाधि दे दी, मिडिल ईस्ट का पागल कुत्ता। बिल्कुल, और फिर उनके घर पर बमबारी करवाई जिसमें स्रोत कहता है कि उनकी गोद ली हुई बेटी मारी गई थी। और फिर वो लॉकरबी विमान धमाका, उसका इल्जाम भी गद्दाफी पर लगा और लीबिया पर बहुत कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गए। वो बहुत मुश्किल दौर था लीबिया के लिए, और उस समय नेल्सन मंडेला जैसे कुछ ही बड़े नाम थे जिन्होंने खुलकर गद्दाफी का साथ दिया था प्रतिबंधों के बावजूद। ट्रांसक्रिप्ट में उनकी कुछ अजीब आदतों का भी जिक्र है। हाँ, वो जैसे विदेश दौरों पर अपने खास टेंट में ही रहना। और वो महिला बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज रखना। जी, और इटली में जाकर वो एक खास तरह की मतलब युवा महिलाओं को इस्लाम की दावत देना, वो भी काफी विवादों में रहा था। लेकिन फिर इराक में सद्दाम हुसैन का जो अंत हुआ, उसे देखकर शायद गद्दाफी थोड़े, क्या कहते हैं, संभल गए। ऐसा लगता है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने अचानक ऐलान कर दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर रहे हैं और अमेरिका से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू की, जिसका नतीजा ये हुआ कि सालों से जो प्रतिबंध लगे थे वो हट गए। पर ये बदलाव भी शायद पूरी तरह टिका नहीं। हाँ, लगता तो यही है। कुछ समय बाद ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने अरब दुनिया से एक तरह से मुंह मोड़ लिया और पूरा ध्यान अफ्रीका पे लगा दिया। खुद को अफ्रीका के राजाओं का राजा तक घोषित करवा लिया। अरे हाँ, और वो अमेरिकी डॉलर के बजाय सोने पर आधारित अफ्रीकी मुद्रा का प्रस्ताव, ये भी बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और सऊदी शाही परिवार की तीखी आलोचना करना, फिर संयुक्त राष्ट्र में जाकर सबके सामने यूएन चार्टर फाड़ देना, ये सब काफी नाटकीय चीजें थी। और फिर आ गई 2011 के अरब स्प्रिंग, वो लहर लीबिया भी पहुंची। जी, ट्यूनीशिया, मिस्र के बाद लीबिया में भी गद्दाफी के दशकों पुराने शासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए। और उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की, काफी क्रूरता से अपनी ही जनता के खिलाफ बल प्रयोग किया। यहीं पर फिर बाहरी ताकतें, मतलब अमेरिका और नाटो, वो सीन में आ गए। उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया। हवाई हमले किए गए जिससे गद्दाफी की फौजों को बहुत नुकसान हुआ, वो कमजोर पड़ गए। त्रिपोली उनके हाथ से निकल गया। हाँ, और फिर वो अपने गृहनगर सिरते की तरफ भागे, लेकिन वहां पकड़े गए और स्रोत बताता है कि विद्रोहियों ने उन्हें मार डाला। बाद में ओबामा ने कहा भी कि लीबिया में दखल देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, ये भी एक अहम बात है। हस्तक्षेप के बाद क्या हुआ वो सबके सामने है। गद्दाफी के अंत के बाद लीबिया का जो हाल हुआ वो तो हम देख ही रहे हैं। पूरी तरह अराजकता, गृह युद्ध में फंसा हुआ देश, अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह।
स्रोत उन्हें सद्दाम हुसैन और शाह फैसल के साथ रखता है, मतलब उन नेताओं में जिन्होंने अमेरिकी प्रभुत्व को सीधे सीधे चुनौती दी और जिसका नतीजा आप देखिए उनके और उनके देश दोनों के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। वाकई गद्दाफी की कहानी बहुत सारे पेचीदा सवाल छोड़ जाती है अपने पीछे। बिल्कुल, और एक सवाल ये भी उठता है कि इतिहास ऐसे नेताओं को कैसे याद रखता है जो स्थापित विश्व व्यवस्था को सीधी चुनौती देते हैं, और ये भी कि बाहरी हस्तक्षेप जैसा लिबिया में हुआ उसके दूरगामी परिणाम क्या होते हैं। क्या वो हमेशा वही होते हैं जो सोचे जाते हैं या कुछ और ही निकल कर आता है? ये सोचने वाली बात है।